दोस्तों, इलेक्शन बस आने ही वाले हैं। क्या लगता है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? राहुल गांधी या फिर कोई और, या फिर मोदी जी सबको पीछे छोड़कर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी पोजीशन है जिसको चुनाव से पहले सोचना तो बनता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट के हेड होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में मेन एडवाइजरी होते हैं और लोकसभा में मेजोरिटी वाली पार्टी के नेता होते हैं। और इसी के साथ वो भारत सरकार की कार्यलिपि को लीडरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर का रोल किसी भी नेशन या फिर इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, चलते हैं 1947 में और जानते हैं भारत के हर एक प्राइम मिनिस्टर और उनके देश को लेकर क्या योगदान रहे उनके बारे में। दोस्तों, जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो कुछ दशकों तक कांग्रेस का ही राज रहा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस के साथ ही प्रधानमंत्री होने की शपथ ली थी। उन्होंने 17 सालों तक भारत को अपनी सेवाएं दी। उन्होंने पूरे 3 कार्यकाल समाप्त किए और 1964 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके साथ ही उनका कार्यकाल भी समाप्त हुआ और वो अभी अब तक के सबसे लंबे समय तक के शासन करने वाले प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि लगभग 19 महीनों के टाइम पीरियड के लिए इस पोजीशन पर थे। और उनके इसी कार्यकाल के टाइम पे 1965 में कश्मीर युद्ध भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। वार के बाद पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर सिग्नेचर करने के कुछ टाइम बाद उनकी अकारण मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। ये देश की पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर भी बनी। इनके 2 कार्यकाल लगभग 11 साल तक चले, जिनमें इन्होंने बैंक्स का नेशनलाइजेशन भी किया, रॉयल फैमिलीज को मिलने वाली रॉयल्टी को भी खत्म किया और साथ ही 1947 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करके बांग्लादेश की स्थापना भी करी। जन्म संग्रह से सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाना, पोखरण में न्यूक्लियर टेस्टिंग जैसी हिस्टोरिकल घटनाएं भी इंदिरा गांधी के शासन में हुई। लेकिन इतनी अचीवमेंट के बाद भी 1975 से 1977 तक की इमरजेंसी भी इंदिरा गांधी ने ही लगवाई। उस टाइम की सरकार द्वारा आतंकी उथल पुथल और अव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करना और ऑपोजिशन पर रोक लगाने के लिए भी बदनाम रहे, जो कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर करी थी। उसकी वजह से उनके खिलाफ उठी विरोध की लहर के कारण इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 के इलेक्शन में विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों ने संगठन बनाकर जनता पार्टी के नीचे रहकर कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़े और कांग्रेस को हराकर बहुमत में एक गठबंधन की सरकार आई और जनता पार्टी के गठबंधन की तरफ से मोरारजी देसाई देश के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इस गठबंधन सरकार में सभी के अलग अलग विचारधाराएं होने की वजह से एक साथ चलना मुश्किल हो रहा था और इंपॉर्टेंट डिसीजन पर भी इंपैक्ट पड़ता था, जिस वजह से 2.5 सालों के बाद 18 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद सरकार ही गिर गई। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के साथ समर्थन से बहुमत सिद्ध किया और प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली। लेकिन फिर 5 महीने बाद उन्हें भी सेम प्रॉब्लम हुई और कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की वजह से उनकी सरकार ने भी बहुमत खो दिया और उन्हें भी रिजाइन करना पड़ा। और इन 3 सालों के बाद कांग्रेस दोबारा से मेजोरिटी के साथ पावर में आई और इंदिरा गांधी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनी। इसी दौरान उन्होंने कई कठोर कदम भी उठाए, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे पंजाब के हरि मंदिर में छुपे खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ किया। और एंड दिसंबर 1984 की सुबह उनकी हत्या के साथ उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इंदिरा गांधी के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर बने उनके बड़े बेटे राजीव गांधी जी, जिनको 31 दिसंबर के ही शाम को शपथ दिलाई गई। उन्होंने दोबारा से इलेक्शन करवाए और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त करके जीती। 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस को लोकसभा में 401 सीट के साथ बहुमत प्राप्त हुई थी, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। 240 साल की एज में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले राजीव गांधी अभी तक के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर में एक हैं। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान बहुत सारी चीजें हुई,
राजीव गांधी की हत्या के बाद बीपी सिंह, जो कि राजीव गांधी के टाइम पर इकोनॉमिक मिनिस्टर और रक्षा मंत्री भी थे, ऐसा कहा जाता है कि उनकी साफ छवि के कारण उन्होंने करप्शन, टैक्स चोरी और ब्लैक मार्केटिंग जैसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कई कठोर कदम भी उठाए। 1988 में उन्होंने जनता दल की स्थापना की और कांग्रेस विरोधी दलों के साथ मिलकर नेशनल फ्रंट का गठबंधन किया। 1989 के चुनाव में कांग्रेस 64 सीटों तक ही सीमित रह गई थी। दोस्तों, बीजेपी और बाकी पार्टीज के साथ मिलकर नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई और वीपी सिंह नए प्राइम मिनिस्टर बने और उनके कार्यकाल के दौरान सामाजिक न्याय की ओर कदम उठाए गए। लेकिन अयोध्या में कार सेवा के लिए जा रहे लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर आडवाणी को गिरफ्तार कराने के बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तब वीपी सिंह ने 7 नवंबर 1990 को अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को सौंप दिया। उसके बाद चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन के बाद लोकसभा में बहुमत किया और यह भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया। दोस्तों, 1951 में दोबारा से चुनाव घोषित किए गए। इलेक्शन के बाद कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आई और पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। वो साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे और पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि गांधी परिवार के नहीं थे और कांग्रेस में रहकर उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किया। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इकोनॉमी मिनिस्टर मनमोहन सिंह की मदद से उन्होंने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की हाल ही बदल दी और भारत की सुस्त पारी खतरों से जूझती हुई इकोनॉमी को दोबारा खड़ा कर दिया और हमारे देश के दरवाजे बाकी दुनिया के लिए खोल दिए गए और हमारे देश की इकोनॉमी को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को बनाया। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान राम जन्मभूमि और मस्जिद का विध्वंस और बीजेपी को भी देखा। पीवी नरसिंह राव का कार्यकाल 1996 में खत्म हुआ और उनके बाद भारत में 3 साल तक शॉर्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर रहे। अटल बिहारी 13 दिन, एचडी देवगढ़ 1 जून 1906 से 21 अप्रैल 1907 तक और इंद्र कुमार 21 अप्रैल 1907 से 19 मार्च 1908 तक। और दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी की 19 महीने की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे उनकी सरकार ने कई कठोर कदम भी उठाए, जैसे कि पोखरण में न्यूक्लियर टेस्टिंग की घोषणा। दोस्तों, इसी दौरान अमेरिका समेत कई वेस्ट कंट्रीज ने भारत पर इकोनॉमी सेक्शन भी लगा दिए, लेकिन रशिया, फ्रांस जैसे देशों ने साथ भी दिया। इस सिचुएशन को एकदम अच्छे से सरकार की मदद से संभाला गया और इंडिया ने 6 महीने के बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु प्रशिक्षण किए और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ने की वजह से 1999 में लाहौर घोषणा पर सिग्नेचर भी किए गए, जिसमें आपसी लड़ाई को छोड़कर ट्रेड बढ़ाने पर और न्यूक्लियर एनर्जी को अच्छे काम के लिए उपयोग करने की घोषणा की गई। दोस्तों, दोबारा चुनाव हुए, अटल बिहारी वाजपेयी अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान देश में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ और देश की डेवलपमेंट भी हुई और इन्हीं के टाइम पर कारगिल युद्ध भी हुआ। देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, जो कि 1947 में आजादी के टाइम के दंगे के बाद सबसे बड़े दंगे माने जाते हैं। जो दंगे हुए थे उनका आरोप गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर लगा और 2004 के इलेक्शन में पीएम वाजपेयी का कार्यकाल भी समाप्त हुआ और वो देश के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा समाप्त किया। नई सरकार गठबंधन के साथ उभरी और प्राइम मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह। वो देश के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे। उनका कार्यकाल 2 बार तक चला और अटल जी के टाइम की जो ग्रोथ थी उनको उन्होंने मेंटेन करके रखा, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान ही देश को कई सुरक्षा रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार और सूचना अधिकारी जैसी सुविधाएं भी हमें प्राप्त हुई, लेकिन 26/11 जैसी आतंकवादी हमले भी उन्हीं के टाइम पर हुए। दोस्तों, उसके बाद 2009 से अपने दूसरे कार्यकाल में उन पर करप्शन घोटाले जैसे आरोप लगते रहे। देश की ग्रोथ वापस से रुक गई और कोई सही डिसीजन ना लेने की वजह से सरकार का नाम खराब होता रहा। उनका कार्यकाल 2014 में खत्म हो गया और 2014 में आई बीजेपी, जिसने करप्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर इलेक्शन लड़े थे, बहुमत प्राप्त करने के लिए सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। वो देश के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि आजाद भारत में जन्मे और पूरी बहुमत के साथ बिना किसी गठबंधन के कांग्रेस को हराकर सत्ता में आए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल इसी साल खत्म होगा और पूरे चांसेस है कि वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए और कौन प्राइम मिनिस्टर
बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल पे इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।